आदित्य यार, तू कहाँ है? तू यहाँ क्रेजी क्लब में जल्दी आ। तेरी गर्लफ्रेंड किसी लड़के से बहुत चिपक चिपक कर डांस कर रही है। समीर ने अपने दोस्त आदित्य को मोबाइल पे कॉल कर इन्फॉर्म किया। उस क्लब में बहुत से लड़के लड़कियां अपनी मौज मस्ती में डूबे हुए थे। वहां काफी लाउड म्यूजिक बज रहा था, जिस वजह से कोई किसी की आवाज नहीं सुन पा रहा था। सभी ड्रिंक करके डांस फ्लोर पर म्यूजिक के साथ थिरक रहे थे, पर समीर का ध्यान डांस फ्लोर पर नशे में धुत होकर डांस कर रही उस लड़की पर था। रेड कलर की काफी रिवीलिंग ड्रेस पहनी हुई ये लड़की आदित्य की गर्लफ्रेंड महक थी। दिखने में बहुत खूबसूरत, लंबे काले बाल, नीली गहरी आंखें, गुलाबी होठ और उसका परफेक्ट फिगर सारे लड़कों की नजरों को उसकी तरफ खींच रहा था। मगर इन सभी चीजों से अनजान महक शराब के नशे में अपने आसपास के लड़कों के साथ बेझिझक होकर डांस कर रही थी। कुछ देर में वहां एक आदमी आया। उसने फॉर्मल बिजनेस सूट पहना हुआ था। वो जब उस क्लब के अंदर आया तब महक को ऐसे दूसरे लड़कों के साथ नाचते हुए देखकर वो गुस्से में आग बबूला हो गया और जोर से चिल्लाया, महक! फिर वो आदमी महक का हाथ पकड़ उसे खींचता हुआ क्लब के बाहर ले जाने लगा। उसके इस बर्ताव को वहां मौजूद लोग रुककर देखने लगे। तब महक ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए उससे इरिटेट होकर कहा, आदित्य मेरा हाथ छोड़ो, तुम ये क्या कर रहे हो? पर आदित्य ने उसकी बात को अनदेखा कर दिया और उसके हाथ को खींचते हुए उसे बाहर अपनी गाड़ी के पास ले आया। तब आदित्य ने उससे फिर से गुस्से में कहा, मैंने तुम्हें यहां तुम्हारे फ्रेंड की बैचलरेट पार्टी में आने दिया, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगी। तुम किसी और के साथ ऐसी चिपक कर डांस कैसे कर सकती हो? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं सिर्फ डांस कर रही थी। मुझे भी पता है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और हम शादी करने वाले हैं, पर तुम जिस तरह से बात कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट है। महक ने आदित्य को देखते हुए कहा। नशे में होने के कारण उसके कदम डगमगा रहे थे। वो ठीक से एक जगह खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, जिसे ऐसे देखकर आदित्य ने उसे अपनी गाड़ी में पैसेंजर सीट पर बैठाया और फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपने घर की तरफ निकल गया। पूरे रास्ते उन दोनों की बहस होती रही। आदित्य और महक पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में थे। आदित्य हमेशा से ही महक को लेकर काफी पॉसेसिव रहता था। उसे महक का किसी लड़के से बात करना या बाहर जाना पसंद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ महक को दूसरे लड़कों से नॉर्मल दोस्ती रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिस वजह से अक्सर इन दोनों के बीच ऐसे लड़ाई झगड़े हो जाया करते थे। और आज तो महक को ऐसे रिवीलिंग ड्रेस में लड़कों के साथ नाचते देखकर आदित्य को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। आदित्य और महक एक दूसरे से गाड़ी में झगड़ा करते हुए अपने घर सरोजनी नगर के एक अपार्टमेंट के पास पहुंच गए। आदित्य इतना बौखलाया हुआ था कि वो कार का गेट खोल के तेजी से बाहर निकला और अपार्टमेंट की तरफ अंदर जाने लगा। जाते जाते उसने महक से कहा, जब तुम्हारा गुस्सा शांत हो जाए तो आ जाना। आदित्य, महक ने आदित्य को रोकने की कोशिश की, पर आदित्य नहीं रुका। वो अपने अपार्टमेंट में आया और अपने कपड़े चेंज करके महक का इंतजार करने लगा। कुछ देर तक इंतजार करने के बाद भी जब महक अपार्टमेंट में नहीं आई तो आदित्य को लगा कि शायद वो उससे नाराज थी, इसी वजह से वो ऊपर नहीं आ रही। पर जब उसे महक का इंतजार करते हुए आधा घंटा हो गया तब वो खुद उसे लेने के लिए नीचे आ गया। महक, देखो, ये गुस्सा छोड़ो और अंदर चलो, हम आराम से बात करते हैं। ये बोलते हुए आदित्य जैसे ही गाड़ी के पास आया तब उसने देखा कि कार की पैसेंजर सीट की तरफ का दरवाजा खुला हुआ था। उसने पूरी गाड़ी को अच्छे से देखा, पर महक वहां नहीं थी। ये देखकर उसे लगा कि शायद वो आसपास के एरिया में टहलने चली गई होगी। आदित्य ने जल्दी से आसपास की सभी जगहों को चेक किया, पर महक का कुछ पता नहीं चल पा रहा था। ये देखकर वो थोड़ा घबरा गया और अब उसने महक के दोस्तों को फोन करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि शायद महक उससे नाराज होकर अपने किसी दोस्त या परिवार के पास चली गई होगी। आदित्य ने सभी को फोन किया, पर महक कहीं भी नहीं थी। तभी उसे महक का मैसेज आया, आदित्य, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है और मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, मैं जा रही हूं। महक के इस मैसेज को पढ़कर आदित्य ने उसे बहुत सारे मैसेज किए, पर महक अब उसके किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही थी। ये देखकर उसे लगा शायद वो नाराज होकर थोड़ी देर अकेले रहने के लिए कहीं चली गई होगी। यही सब सोचते हुए आदित्य अपनी गाड़ी के पास खड़ा काफी वक्त तक महक के आने का इंतजार करता रहा, पर कुछ घंटे बीतने के बाद भी वो वापस नहीं आई। ये देखकर अब उसे उसकी बहुत चिंता होने लगी। वो अब बिना वक्त गवाए पास ही के पुलिस स्टेशन में पहुंच गया और अंदर जाते ही एक कांस्टेबल से बोला, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। इतना कहकर उसने उस कांस्टेबल को महक के बारे में सारी जानकारी दे दी। कांस्टेबल ने जब तक आदित्य की रिपोर्ट लिखी तब तक पुलिस स्टेशन का सीनियर पुलिस अधिकारी भी वहां आ गया था। उसने जब आदित्य की दी हुई सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ा तब उसने आदित्य से कहा,
देखो, अभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड को गए हुए 24 घंटे नहीं हुए, पर फिर भी हम लोगों ने रिपोर्ट लिख ली है। हम अपनी तरफ से उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, पर कई बार ऐसा होता है कि नाराज़गी की वजह से लोग कुछ वक्त के लिए बाहर चले जाते हैं, तो तुम्हें लगातार अपनी गर्लफ्रेंड को कांटेक्ट करते रहना होगा। सर, मैंने उसे कांटेक्ट किया था, पर उसका एक आखिरी मैसेज मेरे फ़ोन पर यही आया था कि उसके फ़ोन की बैटरी खत्म हो रही है। आदित्य ने पुलिस वाले को अपनी बात समझाते हुए कहा। तभी उन लोगों ने पुलिस स्टेशन के दरवाजे से किसी औरत की भावुक और गुस्से से भरी हुई तेज आवाज सुनी, जैसे वो काफी गुस्से में हो। कहाँ है वो? तब वो सब पुलिस स्टेशन के दरवाजे की तरफ मुड़कर देखने लगे। तभी करीबन 50 साल की एक औरत अंदर आई। उसके पीछे पीछे एक आदमी भी आ रहा था। उस औरत ने अचानक ही अंदर आकर आदित्य की कॉलर को पकड़ा और चिल्लाते हुए बोली, यही है, इसी ने मेरी बेटी को कुछ किया है। मैंने उससे 1000 बार कहा था कि ये ठीक नहीं है, पर फिर भी उसने मेरी एक बात नहीं सुनी, और आज इसने मेरी बेटी के साथ। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। आंटी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं महक को नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा? आदित्य ने उस औरत को संभालते हुए कहा। ये दोनों महक के माता पिता थे, जो पुलिस स्टेशन में आके आदित्य पर इस तरह इल्जाम लगा रहे थे। महक आदित्य से बहुत प्यार करती थी, पर उसके घर वाले इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें आदित्य महक के लिए पसंद नहीं था, जिस वजह से महक ने अपना घर छोड़ दिया था। वो आदित्य के साथ शिफ्ट हो गई थी। दोनों शादी करने वाले थे, जिस वजह से महक के परिवार वाले आदित्य से काफी नाराज थे। महक की मां की बातें सुनने के बाद पुलिस वालों ने उनसे भी पूछताछ की। तब उन्होंने पुलिस को आदित्य के बर्ताव के बारे में बताया। सर, ये आदमी मेरी बेटी को हमेशा डांटता और धमकाता है। कई बार तो उस पर हाथ भी उठा देता है। मैंने अपनी बेटी को कई बार समझाया, पर वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती थी। पता नहीं इसने उसके दिमाग में क्या भर दिया था। इसकी वजह से उसने अपना घर छोड़ दिया, हमसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए, और आज भी मुझे शक सिर्फ इसी पर है। इसी ने कुछ किया है, और अब बातों को घुमाने के लिए ऐसा कह रहा है कि मेरी बेटी कहीं चली गई। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बहुत समझदार है, वो ऐसे ही कहीं नहीं जाएगी। महक की मां की पूरी बात सुनने के बाद पुलिस वालों ने महक के दोस्तों और बाकी के जान पहचान वालों से बात की। सभी का यही कहना था कि आदित्य का बर्ताव काफी सख्त था। वो महक को अपने हिसाब से कंट्रोल करता था, जिस वजह से अब पुलिस वालों को आदित्य पर शक होने लगा। तब उन्होंने पूछताछ के लिए उसे हिरासत में ले लिया, जो बात आदित्य के लिए बहुत अजीब थी। ऑफिसर, मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने उसे कुछ नहीं किया। मैं उससे शादी करने वाला हूं। मैं उससे प्यार करता हूं। इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे ही सबने तुम्हारे खिलाफ बहुत सी बातें कही हैं। पुलिस वाले ने आदित्य को समझाया, जिसके बाद वो अपनी तरफ से उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करने लगा। पुलिस वालों ने सरोजनी नगर में आदित्य के अपार्टमेंट के आसपास की सारी सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, पर उसमें कुछ खास नजर नहीं आया। फिर उन्होंने उसके अपार्टमेंट को भी चेक किया, पर उसमें से भी उन्हें कोई खास सबूत या जानकारी नहीं मिली। वहां सब कुछ नॉर्मल था। पर तभी उन्हें उनके अपार्टमेंट के सामने एक छोटी सी दुकान में लगे हुए एक सीसीटीवी से कुछ फुटेज मिली, जिसमें उन्होंने देखा कि महक गाड़ी से बाहर निकल मेन रोड तक आई थी, पर उसके आगे वो कहाँ गई किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस अपनी तरफ से महक को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही थी। महक को ढूंढते हुए उनको 2 दिन हो गए थे, पर उसका अभी भी कोई पता नहीं चल पाया था। सभी का शक आदित्य पर ही जा रहा था, क्योंकि आखिरी बार आदित्य की ही उससे लड़ाई हुई थी। पुलिस वालों ने आदित्य से हर तरह से बात करने की कोशिश की कि शायद वो महक के बारे में उन्हें कोई जानकारी दे, पर आदित्य अपनी एक ही बात पर अड़ा हुआ था कि उसने महक को कुछ नहीं किया। लेकिन महक के माता पिता का शक आदित्य पर हर बीते वक्त के साथ और बढ़ता जा रहा था। पर तभी 2 दिन बाद रात के वक्त, जब पुलिस स्टेशन में हवलदार और इंस्पेक्टर थोड़ा आराम करने बैठे थे, तभी अचानक से साइड की टेबल पर रखा लैंडलाइन फोन बजा। एक हवलदार ने जैसे ही फोन पिक किया और सामने वाले की बात सुनी तो वो चौंक कर अपनी चेयर से खड़ा हो गया और बोला, क्या? पक्की खबर है ना? ओके, ठीक है। ये सुनते ही पास की टेबल पर बैठे सब इंस्पेक्टर ने उससे पूछा, क्या हुआ? किसका फोन था? तब उस हवलदार ने बताया कि उसे दिल्ली के साउथ कैंपस के पास वाले पुलिस स्टेशन से फोन आया था। सर, जिस लड़की को हम पिछले 2 दिनों से ढूंढ रहे हैं, उसका कुछ सामान वहां साउथ कैंपस के पास एक आदमी के घर के बैकयार्ड से मिला है। पुलिस वालों के लिए ये खबर किसी झटके से कम नहीं थी। महक, जो सरोजनी नगर में रहती थी, उसका सामान वहां साउथ कैंपस के किसी के घर के बैकयार्ड में कैसे मिल सकता था? पुलिस वाले तुरंत ही इस मामले की जांच करने के लिए साउथ कैंपस के पुलिस स्टेशन में पहुंच गए। उन्हें वहां पर एक औरत मिली,
वो काफी घायल और थोड़ी डरी हुई लग रही थी। तुम हो कौन और तुम्हारे घर के बैकयार्ड में महक की चीजें कैसे मिली? वो पुलिस वालों के पूछने पर उस औरत ने उन्हें सारी बात बता दी। मेरा नाम अश्विनी है और मैं साउथ कैंपस में अपने पति ललित के साथ रहती हूँ। मेरे पति ललित साउथ कैंपस के कमला नेहरू कॉलेज में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। वो हमेशा अपना काम खत्म करके देर रात 12 या 1 बजे तक घर आ जाया करते थे, पर 2 दिन पहले उन्हें घर वापस आने में सुबह के 10 बज गए। तब मैंने देखा कि वो हमारे घर के बैकयार्ड में कुछ कर रहे थे। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे उन पर शक हुआ कि ज़रूर वो कुछ छुपा रहे हैं, इसीलिए उनके जाने के बाद मैं खुद बैकयार्ड में देखने चली गई। तब मुझे वहाँ पर एक पर्स मिला जिसमें मेकअप का कुछ सामान और एक ID कार्ड था, पर इससे पहले कि मैं किसी को कुछ बता पाती, ये बात मेरे पति को पता चल गई और उन्होंने मुझे घर में ही बंद कर दिया। वो बोले वो ऐसा करना नहीं चाहते थे, पर वो लड़की बहुत चीख चिल्ला रही थी, इसीलिए उन्होंने गलती से कुछ कर दिया। मैंने उनसे पूछने की बहुत कोशिश की कि उन्होंने क्या किया, पर वो कुछ बताने को तैयार ही नहीं थे। अश्विनी को जो भी अपने पति ललित के बारे में पता था, उसने पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया। पुलिस वालों ने जब उनके घर के बैकयार्ड में और छानबीन की, उनको महक के पर्स और उसके कुछ सामान के साथ साथ एक बड़ा सा पत्थर भी मिला था जिसमें खून के निशान थे। उसे देखकर पुलिस वालों को समझ आ गया कि ललित ने इसी से महक पर हमला किया होगा, पर उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही थी कि ललित के पास महक को नुकसान पहुंचाने की क्या वजह रही होगी। कि महक कमला नेहरू कॉलेज से अपने जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रही थी और ललित उस कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड था। ऐसे में ललित और महक ने एक दूसरे को कई बार देखा होगा। ये बात समझते ही पुलिस वालों ने कॉलेज में भी पूछताछ शुरू कर दी। कॉलेज में लगे CCTV से पुलिस वालों को पता चला कि जब भी महक कॉलेज जाती या आती थी, तब ललित उसे बहुत अजीब नजरों से देखता था। वो कई बार उसका पीछा भी करता था, पर अभी भी ये गुत्थी उलझी हुई थी कि आखिर ललित महक को ऐसे क्यों देखता था। पुलिस वाले अब ललित को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग गए, क्योंकि जब से अश्विनी अपने घर से भागकर पुलिस वालों के पास पहुंची थी, तब से ही ललित भी मिसिंग था। पुलिस वाले ललित को पूरी दिल्ली में ढूंढने लगे, पर उन्हें उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। पुलिस वालों ने ललित की तस्वीर पूरे दिल्ली में सर्कुलेट कर दी थी ताकि उसको यहां से भागने का कोई मौका ना मिले। लेकिन अश्विनी के स्टेटमेंट के बाद भी पुलिस वालों का शक आदित्य पर अभी भी था और महक की मां भी आदित्य को ही दोषी मान रही थी। इसीलिए पुलिस वालों ने भले ही आदित्य को अपनी कस्टडी से छोड़ दिया, लेकिन उसको शहर से बाहर कहीं जाने की इजाजत नहीं थी। ललित को ढूंढते हुए कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन साउथ कैंपस से कुछ किलोमीटर दूर ईसापुर दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर एक पेट्रोल पंप पर काफी भीड़ लगी हुई थी। वहां सभी अपनी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए खड़े थे, पर उनमें से एक गाड़ी से लगातार हॉर्न बजे जा रहा था, जैसे वो काफी जल्दबाजी में हो। जब उस गाड़ी वाले ने देखा कि अभी भी वहां काफी भीड़ है, तो अब वो बाहर के पूरे मामले को देखने के लिए गाड़ी से बाहर आया। वो गाड़ियों की इतनी लंबी लाइन देखकर काफी इरिटेट हो रहा था। उसकी उम्र करीब 35 साल के आसपास थी। दिखने में सामान्य और रंग काफी सावला और बाल लंबे थे। उस आदमी ने बहुत अजीब से कपड़े पहने थे। उसने अपनी टी-शर्ट और पैंट के साथ साथ गले में मफलर लपेटा हुआ था। गर्मी के वक्त उसे मफलर लपेटे देखकर सभी उसे अजीब नजरों से घूरने लगे। दरअसल वो आदमी उस मफलर की मदद से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर तभी उसकी नज़र पेट्रोल पंप पर लगे कुछ इश्तेहारों के बीच एक पोस्टर पर गई, जिसमें वो अपनी खुद की तस्वीर देखकर घबरा गया। वो कुछ सोच पाता कि पेट्रोल पंप पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उसे तुरंत ही पहचान लिया। ललित, ये तो वही है ना जो उस लड़की को मारकर भागा है, जिसे पुलिस ढूंढ रही है। पेट्रोल पंप पर मौजूद सभी सिक्योरिटी गार्ड ललित को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागे। ललित उनसे बचने के लिए अपनी उस कार की तरफ मुड़ा, जिसे वो रास्ते से कहीं से चुरा के लाया था, पर उसकी गाड़ी दूसरी गाड़ियों के बीच फंसी हुई थी। ये देखकर ललित भागते हुए सबसे पीछे वाली कार के पास गया और जल्दी से फ्रंट साइड का गेट खोल के अंदर बैठ गया। उस कार की ड्राइविंग सीट पर करीबन 20 साल की एक लड़की बैठी थी। उसने जीन्स और टॉप पहना था। ललित जैसे ही अंदर आया, उसने पैसेंजर सीट पर रखी किताबों को उठाकर बैक सीट पर फेंक दिया और अचानक ही उसने अपनी जेब से एक गन निकालकर उस लड़की के सर पर रख दी और गुस्से से बोला, चुपचाप से गाड़ी चला, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। वो लड़की ललित को देखकर बहुत घबरा गई। उसने तुरंत ही अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और वहां से फुल स्पीड में ड्राइव करते हुए निकल गई। पेट्रोल पंप के सिक्योरिटी गार्ड्स ने पुलिस वालों को तुरंत ही इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि ललित दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास ईसापुर नाम की जगह पर नजर आया है। पुलिस वाले तुरंत ही ललित को पकड़ने के लिए उसे ट्रेस करने लगे कि ललित जा कहाँ रहा था। ललित दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा में जा चुका था,
पर पुलिस वाले अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। ललित लगातार उस लड़की के सर पर बंदूक रखे उसे गाड़ी ड्राइव करने पर मजबूर कर रहा था, पर वो लड़की पिछले 1 घंटे से गाड़ी ड्राइव करने की वजह से काफी थक गई थी और अब उसकी और ड्राइव करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन वो इतनी घबराई हुई थी कि कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी अचानक से उसकी गाड़ी बंद पड़ गई, जिसे देखते ही वो लड़की उसे दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करने लगी। ललित के डर की वजह से उसके पसीने छूट रहे थे। उसे डर लग रहा था कि कहीं गाड़ी के बंद होने की वजह से ललित उसे मार न दे। ललित ने जब गाड़ी के फ्यूल मीटर पर ध्यान दिया तब उसे पता चला कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका था। तुम्हें अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल रखना चाहिए था ना? मुझे माफ कर दो, मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम था, इसीलिए तो मैं पेट्रोल पंप गई थी, उस लड़की ने घबराते हुए कहा। जिसकी बात सुनकर ललित गाड़ी से बाहर निकला और फिर उसने ड्राइविंग सीट के पास आकर गाड़ी का दरवाजा खोला और उस लड़की को खींचकर बाहर निकाल लिया, जिसे देखकर वो लड़की अपना हाथ जोड़े उसके सामने रोने लगी। प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। चुप कर, ललित ने गुस्से में उस लड़की को डांट दिया, जिसे सुनकर वो लड़की सहम कर खड़ी हो गई। तभी ललित को दूर से एक लाल रंग की गाड़ी आती हुई नजर आई, जिसे देखते ही ललित ने उस लड़की को आगे बढ़कर उस गाड़ी से लिफ्ट मांगने के लिए कहा। जल्दी इस गाड़ी को रोको, वरना तेरे साथ भी वही करूंगा जो उस लड़की के साथ किया था, समझी? ये सुनकर उस लड़की के हाथ पैर कांपने लगे। फिर उसने खुद को संभाला और घबराते हुए आगे बढ़ी ताकि उस गाड़ी से लिफ्ट ले सके। वो गाड़ी जैसे ही उसके पास आई, उसने देखा कि उस गाड़ी में एक बूढ़ा आदमी एक छोटे बच्चे के साथ था। उसने वहां उस लड़की और ललित को देखकर कंफ्यूजन में पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? तुम्हारी गाड़ी खराब हो गई है क्या? नहीं अंकल, हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है, क्या आप हमें आगे तक लिफ्ट दे देंगे? उस लड़की ने घबराते हुए कहा। उसके माथे से अभी भी पसीना टपक रहा था। वहीं उस बूढ़े आदमी ने जब ललित पर ध्यान दिया तब उसे ललित कुछ ठीक नहीं लगा। साथ ही वो आदमी अपने साथ मौजूद उस बच्चे को देखने लगा। माफ करना बेटा, पर मैं आगे नहीं जा रहा हूं, मेरा घर यहीं 2 मिनट की दूरी पर है, तुम किसी और से लिफ्ट ले लो। वो आदमी मना करके अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने ही वाला था कि तभी ललित अचानक से दौड़ कर गया और उसने उस बच्चे को पकड़कर उसके सर पर अपनी गन रख दी। बैठा रहे चुपचाप से और मुझे जहां जाना है वहां छोड़ दे, वरना खामखा इस बच्चे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। नहीं नहीं, मेरे पोते को कुछ मत करो, तुम्हें जहां जाना है मैं वहां छोड़ दूंगा। वो बूढ़ा अपने पोते की जान को खतरे में देखकर उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। तब ललित ने गुस्से में उससे कहा, तो चल इस बच्चे के साथ पीछे जाके बैठ। ए लड़की, तू यहाँ ड्राइविंग सीट पर आ। वो सभी इतना घबराए थे कि उन लोगों ने तुरंत उसकी बात मान ली। ललित खुद पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया और उसने उस लड़की के सर पर फिर से बंदूक तान दी। वो लड़की ललित के धमकाने की वजह से लगातार ड्राइव करे जा रही थी। वहीं पुलिस वालों को भी ये बात पता चल चुकी थी कि ललित ने अब किसी बूढ़े की गाड़ी को हाईजैक कर लिया था। पुलिस वाले लगातार ललित के पीछे पड़े थे। ललित और पुलिस वालों के बीच की आंख मिचौली सुबह से लेकर रात तक चलती रही। वो लड़की लगातार कई घंटों तक ड्राइविंग करने से अब तो और भी ज्यादा थक के चूर हो चुकी थी। अब उसकी आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी थी। तभी थोड़ी दूरी पर आगे एक चेक नाका दिखा। ललित ने लड़की के सर पर गन दबाते हुए कहा, गाड़ी रोक जल्दी। लड़की ने एक झटके में ब्रेक मारा। ललित अंधेरे में यहां वहां दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा। तभी एक पगडंडी टाइप रास्ता दिखा। उसने लड़की से कहा, गाड़ी को इस रास्ते पर ले चलो। पर ये तो काफी सुनसान जंगल टाइप रास्ता है, हम आगे और फंस जाएंगे। ये सुन के ललित ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, ओ लड़की, तेरी सलाह नहीं चाहिए, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर, नहीं तो अंजाम तू जानती है। उस लड़की के पास अभी कोई चारा नहीं था। उसने कार उस छोटे रास्ते पर घुमा दी, पर थोड़ी ही देर बाद आगे जाके वो लोग भटक गए। काफी देर यहां वहां रास्ता ढूंढने के बाद भी जब उन्हें रास्ता नहीं मिला तो ललित बहुत खींच गया। उसने गुस्से में अपना हाथ दरवाजे पर दे मारा, फिर एकदम से शांत होके कुछ सोचने लगा। उसे कहीं ना कहीं अंदर से यह एहसास हो गया था कि आज नहीं तो कल वो पुलिस के हाथों पकड़ा ही जाएगा। तभी अचानक से उसके मन में एक ख्याल आया और वो उस लड़की से बोला, सुन लड़की, तेरा फोन दे मुझे। मेरा फोन गाड़ी में छूट गया है, मेरे पास फोन नहीं है, उस लड़की ने जवाब दिया। तब ललित ने पीछे बैक सीट पर बैठे उस बूढ़े आदमी से पूछा, ओ अंकल, तुम्हारा फोन दो जल्दी। ललित के पूछने पर उस बूढ़े आदमी ने जल्दी से अपना मोबाइल निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। ललित ने जल्दी से पुलिस का नंबर डायल कर दिया
और उनके कॉल रिसीव करने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में फ़ोन रिसीव हुआ और सामने से किसी आदमी की आवाज़ आई। हेलो, अम्बाला पुलिस स्टेशन, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मैं ललित बात कर रहा हूँ। मैंने 3 दिन पहले दिल्ली में एक लड़की का खून किया था और इस वक्त मैंने एक लड़की, एक बूढ़े आदमी और एक बच्चे को किडनैप किया हुआ है। ललित ने जैसे ही पुलिस वालों को इतनी इन्फॉर्मेशन दी, उन लोगों ने उसके इस कॉल को सीधा दिल्ली के पुलिस स्टेशन से कनेक्ट कर दिया, जहां इस वक्त उसकी पत्नी अश्विनी, महक का परिवार और आदित्य मौजूद थे। पुलिस वाले सामने से ललित का फोन आया हुआ देखकर काफी हैरान थे। ललित, देखो, तुमने जो कुछ भी किया है और जो तुम कर रहे हो वो गलत है। तुम मेरी बात समझो, तुम सरेंडर कर दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पुलिस वाले की बात सुनकर ललित ने सामने से उसे जवाब देते हुए कहा, मैं भी यही चाहता हूँ, मैं खुद को सरेंडर कर दूँ। मेरे कब्जे में इस वक्त जो लड़की, बच्चा और बूढ़े अंकल हैं, मैं उन तीनों को नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। बस मुझे बिना किसी खतरे के सरेंडर करना है। मैं अपने सारे गुनाह कबूल करने के लिए तैयार हूँ। ललित की ये बात सुनकर पुलिस स्टेशन में मौजूद सभी काफ़ी हैरान थे, पर तभी पुलिस स्टेशन के सीनियर अधिकारी ने ललित से पूछते हुए कहा, तुमने किसी लड़की को किडनैप किया है, तुम मुझे उससे बात करवाओ। उसका नाम क्या है, वो कहाँ की है, और वो आदमी, वो कौन है? उसका नाम? ललित ने अब तक उस लड़की का नाम नहीं पूछा था, इसीलिए वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तभी उसने फ़ोन को उस लड़की की तरफ बढ़ा दिया। सुन, अपना नाम बता। वो लड़की और पीछे बैठा बूढ़ा आदमी ललित की इस हरकत से एकदम शॉक थे कि थोड़ी देर पहले तक जो इंसान पुलिस से बचता फिर रहा था, वो ऐसे अचानक से खुद उनको फ़ोन करके सरेंडर क्यों करना चाहता है। पर वो लड़की ललित से कुछ नहीं बोली। उसने जल्दी से मोबाइल लिया और डरते हुए पुलिस वाले को अपना नाम बता दिया। जी, मेरा नाम बरखा है और मैं दिल्ली के सीनियर गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती हूँ। मेरी फैमिली साउथ। सुन लिया, मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ। मैं किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, पर मुझे भी आपसे वादा चाहिए कि आप मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। ललित ने फिर से अपनी मांग रखते हुए पुलिस वाले से कहा, जिसकी बात पर पुलिस ने उसे अपनी तरफ से वादा किया। कुछ घंटों के इंतजार के बाद पुलिस वाले वहां पहुंच गए और ललित ने बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उन्हें सरेंडर कर दिया। पुलिस वालों ने बरखा और उस बूढ़े आदमी को उसके पोते के साथ उनके घर पर सुरक्षित पहुंचा दिया और फिर ललित को पुलिस स्टेशन लाके आगे की पूछताछ शुरू कर दी। तब ललित ने उन्हें सब कुछ बताना शुरू किया। मुझे महक बहुत पसंद थी। उस रात जब उसका और उसके बॉयफ्रेंड आदित्य का झगड़ा हुआ था, तब मैं उनका पीछा कर रहा था, और जब आदित्य महक को गाड़ी में ही छोड़कर चला गया, तब महक कार से निकलकर बाहर रोड की तरफ आ गई। वो काफ़ी नशे में थी, तो लड़खड़ाती हुई वो कॉलेज रोड की तरफ बढ़ने लगी। रास्ता सुनसान था, तो मैंने इस बात का फ़ायदा उठाया और उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगा, पर वो बहुत अड़ियल थी। वो मुझे धक्का देके भागने की कोशिश करने लगी और चिल्ला के शोर मचाना चाहती थी। तो तब मैंने गुस्से में सड़क के साइड में पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारा। तो फिर तुमने महक की बॉडी के साथ क्या किया? वो कहाँ है? पुलिस वाले ललित से पूछताछ कर रहे थे। वहीं आदित्य और महक के पेरेंट्स सारे इंटरोगेशन को दूसरे रूम में बैठे देख और सुन रहे थे। उन्होंने जब ये बातें सुनी, तब उनका खून खौल गया। महक की माँ तो बिलक बिलक के रोने लगी। ललित ने पुलिस वालों को आगे बताते हुए कहा, मैंने उसे पत्थर मारा था तब वो जिंदा थी। काफ़ी सख्त लड़की थी वो। इस हालत में भी मुझसे लड़ने की कोशिश कर रही थी। मैंने उसे जोर का एक थप्पड़ मारा। वो फिर भी जिंदा थी। उसकी सांसें रह रह कर चल रही थी। तब मैं थोड़ा घबरा गया और इसीलिए मैं उसे दिल्ली के बाहर वाले डंपिंग यार्ड में लेकर गया और वहाँ पर मैंने गड्ढा खोद के उसे गाड़ दिया। मतलब तुमने उसे जिंदा गाड़ दिया? तुम इंसान हो या हैवान? ललित बहुत ही अजीब तरीके से पुलिस वालों को ये सब बता रहा था। अरे साहब, तो उसको क्या ज़रूरत थी मेरा विरोध करने की? अरे मैं तो उससे प्यार करना चाहता था। चुपचाप मैं जो कह रहा था कर लेती। किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। क्या हुआ फिर? खुद भी मरी और मेरी जिंदगी भी बर्बाद कर गए खामखा। पुलिस वाले ललित की ये बातें सुनकर काफ़ी हैरान थे। सारे इंटरोगेशन के पूरा होने के बाद उन्होंने ललित को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए मेंटल असाइलम भेज दिया, क्योंकि ललित जिस तरह से बर्ताव कर रहा था और जो बातें अश्विनी ने उसके बारे में बताई थी, उससे वो दिमागी तौर पर थोड़ा बीमार लग रहा था। करीब 1 हफ्ते की कोशिश के बाद पुलिस वालों को महक की डेड बॉडी सड़ी हुई हालत में दिल्ली के बाहरी डंपिंग यार्ड से मिली। महक के परिवार वाले काफ़ी दुखी थे। महक के पिता ने उसका अंतिम संस्कार किया। वो उनकी सबसे लाडली बेटी थी, जिसे उन्होंने खो दिया। सभी दोस्त रिश्तेदार महक के परिवार से मिलकर जा चुके थे, पर आदित्य अभी भी वहीं मौजूद था। वो लगातार रोए जा रहा था।
उसे बहुत अफसोस था कि यह हादसा उसकी वजह से हुआ है। वो बार बार ये बड़बड़ाए जा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर महक के पिता उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रख के बोले, बेटा खुद को संभालो, महक जहाँ भी होगी वो तुम्हें ऐसे देखकर दुखी हो जाएगी। महक के पिता की बात सुनकर आदित्य रोते हुए उनके गले लग गया। नहीं अंकल, सारी गलती मेरी है। अगर मैंने उस रात महक से झगड़ा नहीं किया होता, उसे गाड़ी में अकेला नहीं छोड़ता, तो वो दरिंदा कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं कर पाता और आज हमारी महक हमारे साथ होती। मुझे खुद के गुस्से को संभालना चाहिए था। सब मेरी वजह से हुआ है। आदित्य महक के पिता के गले लगकर रोए जा रहा था, जिसे ऐसे देखकर अब महक की मां भी भावुक हो गई। वहीं जब ललित की सारी रिपोर्ट्स पुलिस वालों के सामने आई, तब उन्हें पता चला कि वो मानसिक रूप से काफी बीमार था। पुलिस वालों को यह भी शक हुआ कि शायद महक ललित का पहला शिकार नहीं थी। उससे पहले भी वो कुछ लड़कियों को मार चुका था। ललित की पत्नी अश्विनी ने उससे तलाक लेने का फैसला किया और कोर्ट ने ललित के इलाज के लिए उसे मेंटल असाइलम भेज दिया। पर इस बात से महक के माता पिता और आदित्य खुश नहीं थे। उन्होंने अपने परिवार के उस सदस्य को खो दिया था जिससे वो बहुत प्यार करते थे। एक इंसान ने अपने पल भर की खुशी के लिए किसी की पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। महक जो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थी, अपनों में प्यार बांटती थी, आज उसका ना होना उनकी जिंदगी को खाली कर गया था। उन लोगों के लिए महक बस अब एक याद बनकर रह गई थी।